नमस्कार, मेरा नाम अरुण यादव, मैं इलाहाबाद से हूँ। मैं हिस्ट्री का लेक्चरर टीचर हूँ और मेरी क्लास हिंदी में होगी। सबसे पहले मैं आशा शाह IAS इंस्टीट्यूट को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। इतिहास की क्लास स्टार्ट होने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि यूपीएससी में इतिहास का क्या महत्व है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर ऑप्शनल हो। मेंस और ऑप्शनल की बातें हम उसी समय करेंगे जब उसकी क्लास चलेगी, लेकिन सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बातें करें, क्योंकि यूपीएससी के बदलते पैटर्न में भी इतिहास से 12 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और इतिहास से क्वेश्चन हमारे मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल और एंशिएंट, इन तीनों को पढ़ना अति आवश्यक होता है। इतिहास में यदि 12 से 15 क्वेश्चन जो भी आए, यदि मान लो 12 क्वेश्चन भी आता है तो उसमें 7 क्वेश्चन लगभग मॉडर्न हिस्ट्री का होता है, 3 से 4 क्वेश्चन एंशिएंट का होता है, 1 से 2 क्वेश्चन मिडिवल का होता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है, लेकिन एंशिएंट और मिडिवल में 3 से 4 या 1 से 2 क्वेश्चन के लिए हमें पूरे सिलेबस को पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बावजूद भी यूपीएससी में वह क्वेश्चन मैच नहीं करता है, नहीं समझ में आता है। इसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, इस चीज को मैं आप लोगों को आज इस संस्था के माध्यम से बताऊंगा कि इतिहास में हमें चाहे एंशिएंट हो या मिडिवल 3 से 4 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन के लिए किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले हम एंशिएंट पे चलते हैं। एंशिएंट में हमें 3 से 4 क्वेश्चन के लिए पूरे एंशिएंट को पढ़ना होता है। फिर भी यूपीएससी प्रीलिम्स में इतना पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन मैच या क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। इसके लिए सबसे पहले हमें एंशिएंट की तैयारी करने के लिए 4 चीजों पे काफी फोकस करना होगा। पहला जहां से यूपीएससी क्वेश्चन उठाता है वह धर्म है, दूसरा शैलियां है, तीसरा नृत्य है, चौथा साहित्य है। यदि हम धर्म की बात करें तो जैन, बौद्ध, शैव, भगवत, सिख, यहूदी या जैन धर्म। यदि हम शैलियों की बात करें तो नागर, द्रविड़, वैश्य। यदि हम नृत्य की बात करें तो ऐसे तो नृत्य 2 प्रकार की होती है, एक आध्यात्मिक नृत्य होती है, दूसरा जनमानस नृत्य होती है, जिसे लोक नृत्य भी कहते हैं। तो हमें लोक नृत्य नहीं पढ़ना है, केवल आध्यात्मिक नृत्य पर ध्यान देना है, जिसमें भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, उड़िया, मणिपुरी, इन सभी नाट्यों पे ध्यान देने की जरूरत है। और चौथा जो है साहित्य। साहित्य में देसी और विदेशी दोनों आते हैं। देसी में जैसे वेद हुए, कल्हड़ हुए या फिर कालिदास का साहित्य या नाटक हुआ, उसी तरह विदेशियों में हमें जैसे ह्वेनसांग या फिर इतिहास के पिता हेरोडोटस, तमाम सारे विदेशियों की कुछ बुकें हैं जिसके नाम हमें याद रखना बहुत जरूरी होता है। और इनमें से जो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 3 क्वेश्चन इन्हीं जगहों से फंसते हैं जो आप लोग पूरे एनसीएल को गेन करके भी नहीं पाते हो। हाँ, 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं वह आपके हड़प्पा कालीन सभ्यता से हो सकता है, या मौर्य साम्राज्य से, या फिर गुप्त साम्राज्य से, या सातवाहन, या फिर कुषाण वंश से, या फिर अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन के। तो ये है हमारे एंशिएंट का पढ़ने की कोर एरिया, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अगर एंशिएंट पढ़ना है तो उसमें सबसे पहले हमें फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, धर्म, शैलियां,
नृत्य और साहित्य। इन 4 चीजों पे फोकस करना होगा, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन और आसानी से मैच करेंगे और मिलेंगे, जहां से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन को फॉलो करता है। और रही बात मिडेवल में, तो मिडेवल में भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए हमें पूरा सल्तनत और पूरा मुगलिया सल्तनत पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसमें भी अगर हम चाहें, जहां से यूपीएससी क्वेश्चन उठाता है, हम उसे टारगेट करना चाहिए। और मिडेवल के भी सारे सब कुछ पढ़ने के बाद भी उसमें भी क्वेश्चन मैच नहीं करते हैं, नहीं समझ में आता है। उसके लिए भी हमें यह देखना होगा कि मुगल काल में या फिर सल्तनत में जैसे इस्लाम धर्म भारत में प्रवेश कर रहा है, तो इंडो और इस्लामिक शैली से जो कल्चर बनता है उस पे, और इंडो इस्लामिक शैलियों में क्या अंतर है और क्या समानता है, इन चीजों को, जैसे सामग्री, बनावट और सजावट, इन तीनों बातों पर ध्यान देंगे। और इससे आगे अगर हमें क्वेश्चन टारगेट कर सकता है तो अकबर या फिर शाहजहां। हाँ, लेकिन एक आध क्वेश्चन जो टारगेट करता है ट्रेडिशनल हिस्ट्री से मिडिवल के, तो है इल्तुतमिश या फिर शाहजहां या फिर शेरशाह सूरी, या फिर कभी कभी तुगलक वंश से भी क्वेश्चन उठाता है। तो हमें इन एंशिएंट और मिडिवल में क्या और कैसे पढ़ना है, मैं आपको यह बता दिया। लेकिन हमें सबसे ज्यादा फोकस जो करना होता है वह आधुनिक भारत के इतिहास पे। आधुनिक भारत का इतिहास में लगभग सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कोर एरिया होते हैं, जैसे 1857 का महाविद्रोह, कांग्रेस, या फिर गांधी या गांधी से रिलेटेड सारे मूवमेंट, और कुछ गवर्नर वायसराय और कुछ एक्ट, कुछ धार्मिक आंदोलन, कुछ जनजाति या फिर आर्थिक इतिहास ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम आज जो क्लास लूंगा वो मॉडर्न हिस्ट्री की होगी। हम क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें 3 बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला तो यह जान लेना आवश्यक है कि इतिहास क्या होते हैं। दूसरा बात यह है कि इतिहास का कालिक विभाजन क्यों किया गया। तीसरी बात यह है कि आधुनिक भारत की प्रारंभिक राजनीतिक अवस्थाएं क्या है। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि इतिहास क्या है। देखिए, इतिहास की कोई प्रतिबद्ध परिभाषा नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि निरंतरता और परिवर्तनीयता का सम्यक अध्ययन ही इतिहास है, या फिर हम जो अतीत से वर्तमान में सीखते हैं जिससे हमारा भविष्य प्रज्वल हो, वह हमारा इतिहास है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन कि इतिहास का कालिक विभाजन क्यों किया गया। हम सभी को पता है इतिहास का विभाजन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास से निरंतर चलने वाली धारा होती है। लेकिन हम इतिहास का विभाजन अध्ययन की सुविधा और किसी विशेष परिस्थितियों को जानने के आधार के लिए हम इतिहास का विभाजन किया है। जैसे मध्यकाल और मॉडर्न को समझने के लिए हमें अगर इतिहास के मध्यकालीन परिस्थितियों को समझना है, तो क्योंकि मध्यकाल में हमारा धर्म और सामंत दोनों हावी होता है, और आधुनिक काल में हमारा लोकतंत्र हावी है और मानवतावाद हावी है। यानी हम कह सकते हैं कि मध्यकाल में हमारा धर्म सेंटर में है और मानव सेंटर के बाहर, यानी कह सकते हो दबे कुछ नहीं। लेकिन आधुनिक भारत में मानव सेंटर में है और धर्म हमारा सेंटर के बाहर है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो था आधुनिक भारत का प्रारंभिक राजनीतिक अवस्थिति। हम आधुनिक भारत को जानने के लिए सबसे पहले 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतनशील होना, जिससे बंगाल व अवध जैसे उत्तराधिकारी राज्य, पंजाब व मराठा जैसे क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना, इसके साथ ही विदेशी या औपनिवेशिक शक्तियों का भारत में आगमन। सबसे पहले हम विदेशी शक्तियों के आगमन पर चलेंगे, लेकिन विदेशी शक्तियों को आगमन पे जाने से पहले यहाँ 2 क्वेश्चन सामने आते हैं कि आखिरकार विदेशी भारत में क्यों आना चाह रहे थे। क्या वास्को डी गामा द्वारा
भारत की खोज सर्वप्रथम हुई थी? क्या इससे पहले भारत वर्ल्ड मैप में नहीं था? तो इसको जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ ट्रेडिशनल पार्ट और कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तब हम अपने मेन उद्देश्य को या फिर इतिहास के बारीकियां को समझ पाएंगे। हमें पता है या हम जानते हैं कि इतिहास में आधुनिक भारत की क्या महत्ता है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश का प्राचीन काल से ही विदेशों से संबंध रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारत की खोज पहली बार वास्को डी गामा 1498 में किया, क्योंकि भारत का जब प्राचीन काल से संबंध है तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत इस वर्ल्ड मैप में नहीं है। वास्को डी गामा द्वारा जो भारत की खोज की गई थी वो भारत की खोज नहीं, बल्कि एक नए रास्ते की खोज की गई थी। उस नए रास्ते की आवश्यकता यूरोपियों के लिए क्यों हुआ, इसके जानने के लिए हमें फिर से इतिहास के कॉन्सेप्ट में जाना होगा। हमें पता है कि मध्यकाल में मध्य एशिया एवं पश्चिम एशिया में इस्लाम धर्म का तेजी से प्रसार हो रहा था। इसी समय यूरोपियों द्वारा ईसाई धर्म प्रचार चल रहा था, और दोनों को लेकर एक दूसरे में एक धर्म युद्ध छिड़ गया, और उसी धर्म युद्ध में इस्लाम का ईसाई धर्म पर विजय हासिल होती है। तभी से ऑटोमन साम्राज्य या पूर्वी साम्राज्य का उदय होता है। मैं ऑटोमन और पूर्वी साम्राज्य को आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ाई जाएगी तो उस क्लास में। ऑटोमन और पूर्वी साम्राज्य का उदय होता है, जिससे तुर्की का आधिपत्य उन जो हमारे पुरानी व्यापारिक या सिल्क मार्ग की जो रास्ते थी उस पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, जिससे यूरोपियों का भारत से व्यापार करना प्रतिबंधित हो गया, और यूरोपीय भारत से खासकर मसाले का व्यापार सर्वाधिक कर रहे थे, और उनके लिए यह अति आवश्यक हो गया भारत से व्यापार करना। उस समय मैंने बताया अभी पीछे कि उस समय मध्यकाल में धर्म और सामंत काफी कट्टरता हासिल कर चुके थे, क्योंकि उस समय मध्यकाल में यूरोप में पादरियों का मानना था कि अटलांटिक महासागर के बाद कोई भी पृथ्वी या कोई भी द्वीप नहीं है, अगर कोई इसके बाहर जाता है तो वह वापस पुनः लौट के नहीं आएगा। और इन पादरियों के बातों को कई फिलासफर और दार्शनिकों ने काटने की कोशिश किया, लेकिन जिसने इनकी प्रति आवाज उठाई उन्हें या तो फांसी या विष का प्याला या फिर खौलते तेल में खौला दिया गया। लेकिन इसी दरमियान एक मैगलेन नामक व्यक्ति अपने नाव से पूरे विश्व का भ्रमण कर अपने ही स्थान पर पुनः आया, जिससे यह कंसेप्ट आने लगा कि अगर हम कहीं भी जाएंगे फिर पुनः घूम कर हम अपने ही स्थान पे आ जाएंगे। तभी भारत की खोज के लिए सबसे अग्रणी देश स्पेन रहा। स्पेन से सर्वप्रथम कोलंबस निकलता है भारत की खोज के लिए, और वह भारत की खोज में अमेरिका की खोज 1492 में करता है, जो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में पहुंचता है। और वहां गया तो वहां पे लाल कलर के व्यक्ति यानी रेड इंडियन, यानी अमेरिका की खोज भारत के नाम से रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाद में पता चला कि यह अमेरिका नहीं बल्कि कोई और द्वीप या देश है। दूसरा अग्रणी देश पुर्तगाल रहा, क्योंकि पुर्तगाल से वास्को डी गामा ने दक्षिण अफ्रीकी देशी की पश्चिमी तट के होते हुए दक्षिणी अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा, और वहीं उसकी मुलाकात एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद से हुआ, और उसी के सहायते वह भारत के सर्वप्रथम काली का तट पे पहुंचा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है,
क्वेश्चन यह है कि क्या अरब वासियों ने वास्को डी गामा का विरोध किया? जरूर, क्योंकि जब गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद वास्को डी गामा को भारत को ले जा रहा था, तब अरब वासियों ने इसका विरोध किया कि आप इसे मत ले जाइए। लेकिन अब्दुल मजीद के सहारे वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के कालीकट तट पे पहुंचा और वहां पे एक हिंदू सम्राट जिसका नाम रहता है जमोरी, उन्होंने इसका भव्य स्वागत किया और यह भारत से जाने के बाद भारत का अत्यधिक प्रशंसा किया और भारत के 1 रुपये की वस्तु को उसके 80 गुना में वहां पर बेचा। और शाहजहां के शासन काल में तो कई विदेशी यात्री भी भारत में आए और यहाँ तक कि उस समय बर्नियर भी भारत आया। बर्नियर ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि विश्व का सारा सोना चांदी घूमकर भारत में ही एकत्र होता है और इसीलिए पश्चिमी यूरोपियों का आकर्षण भारत की ओर बढ़ा। और उस समय यूरोप में पूंजीवादी व्यवस्था पनप रही थी। पूंजीवादी व्यवस्था का तात्पर्य है कि जिस देश के पास जितना अधिक संसाधनों पर पकड़ होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। और यह कहते ही यूरोपियों का ध्यान भारत की ओर आकर्षित होने लगा और इसीलिए भारत में विदेशियों का आगमन स्टार्ट हो गया। विदेशी आगमन पे थे कि जैसे ही यह अवधारणा आई कि विश्व का या पूंजीवादी व्यवस्था की जैसे यह अवधारणा आई और सारे विदेशी भारत की ओर अग्रसर होने लगे और विदेशियों का आगमन भारत में होने लगा। तो क्वेश्चन यह भी बनता है कि भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय देशों का क्रम। प्रथम यूरोपीय देशों का क्रम सबसे पहले तो पुर्तगाल आया, फिर डच, फिर अंग्रेज और आखिरी में फ्रांस आता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछता है कि यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम। तो कंपनियों का आने का क्रम में थोड़ा सा बदलाव होगा। पहले पुर्तगाली, दूसरा अंग्रेज, तीसरा डच और चौथा फ्रांसीसी। तो सबसे पहले हम पुर्तगाल पे चलते हैं क्योंकि हमें बारी बारी इन सभी देशों को एक्सप्लेन करूंगा जहां से क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पुर्तगाली पर चलेंगे। 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा केप ऑफ गुड होप के रास्ते एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद के सहायता से वास्को डी गामा 1498 में सर्वप्रथम भारत के कालीकट तट पे पहुंचा, जहां पे उसका स्वागत एक हिंदू शासक जमोरिन ने किया। और पुर्तगालियों ने पूरब के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई जिसका पहला गवर्नर 1505 में डी अल्मेडा को बनाया गया। और डी अल्मेडा भारत में आते ही उन्होंने समुद्री मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्लू पॉलिसी ऑफ वाटर की नीति लाई, अर्थात समुद्री मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहा। पुर्तगालियों का सबसे लोकप्रिय गवर्नर अल्बुकर्क था, जिन्होंने कंपनी को व्यापार से क्षेत्र विस्तार की ओर ले गया और उसका संबंध कृष्णदेवराय से काफी अच्छा मित्रवत संबंध था और उन्होंने पुर्तगाली व्यक्तियों को भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध बनाने की प्रोत्साहन भी किया। और पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था कि उसने बीजापुर से गोवा को छीनने का प्रयास किया और पुर्तगालियों ने भारत के मसाले पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की और पुर्तगाली भारत में तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम लाए। पुर्तगालियों ने अपने बंदरगाहों के लिए कार्टेज नामक लाइसेंस जारी किया था, यानी उस बंदरगाह से जो भी जहाज गुजरेगी या जो भी लोग जाएंगे उसे चुंगी यानी कर देना पड़ेगा, यानी पुर्तगालियों के कर टैक्सेस में वृद्धि होगी। इसका अपवाद अकबर भी नहीं था। हम इसके बाद आते हैं डच पे। डच कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था और उन्हें 21 वर्षों का चार्टर दिया गया था।
और डच कंपनी में 17 निर्देशक थे, यानी डायरेक्टरों की संख्या 17 थी और इसे जेंटलमैन 17 के नाम से भी जाना जाता है। डचों का एकमात्र किलाबंदी पुलकट में थी और विश्व बाजार में भारतीय कपड़ों को प्रसार करने का जो साख है वह डचों को जाता है, क्योंकि डच ही भारत के कपड़ों को कोई भी मनमानी कर नहीं लगाया और डच ही भारत के कपड़ों को विश्व स्तरीय साख दिया। लेकिन 1759 के बेदरा के युद्ध में डच को अंग्रेजों से कड़ी शिकस्त मिली, जिससे वह दक्षिण पूर्वी एशिया में बने रहे। इसके बाद हम अंग्रेज पे आते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में होती है, जिसके लिए महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को 15 वर्ष की चार्टर देती है और चार्टर की अनुमति लेने के लिए उन्होंने अपना दूत हाकिम्स को भारत भेजा। उस समय भारत का सम्राट अकबर था, लेकिन हाकिम्स को भारत आते आते अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है, जबकि हाकिम्स इसके बाद आता है और तब तक उस समय भारत का सम्राट जहांगीर था और हाकिम्स के हाथों में अकबर के नाम का संबोधन पत्र था, जबकि वह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। यह यूपीएससी क्वेश्चन टच करती है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है यह। और वह जहांगीर से पहुंचने के बाद तुर्की भाषा में बात किया और जहांगीर खुश होकर उसे 400 वंशज जाट प्रदान किया, यानी कंपनी को भारत में अनुमति प्रदान कर दिया। थॉमस रो 1516 में ब्रिटिश सम्राट का व्यक्तिगत दूत बनकर आया और वो 3 वर्षों तक भारत में रहा। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 में अस्थायी रूप से स्थापित किया और 1613 में उसे अस्थायी किया। अंग्रेजों ने अपनी अगली फैक्ट्री 1611 में दक्षिण भारत के मुसलीपट्टनम में खोला और पूरब में उन्होंने बालासोर में अपनी फैक्ट्री खोली। और अंग्रेजों को 1632 में गोलकुंडा के शासक ने एक सुनहरा फरमान यानी गोल्डन चार्टर दिया, जिससे अंग्रेजों के व्यापारिक रियायत में काफी वृद्धि हुई और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा यहीं से बढ़ने लगी। और 1717 में मुगल सम्राट फरुखसियर ने जब बंगाल में उन्हें व्यापारिक रियायत प्रदान की तथा मुंबई में उनके द्वारा चलाए गए सिक्के को मान्यता दिया, तो यह अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा कहलाया, जिससे उनकी महत्वाकांक्षा में और अत्यधिक वृद्धि हुई। 1698 में कालीकट सुल्तानात और गोविंदपुर 3 रियासतों को मिलाकर अंग्रेजों ने कलकत्ता की स्थापना किया और अंग्रेजों ने भारत में कई किले की भी स्थापना। पुर्तगाली शासक ने ब्रिटेन के सम्राट को मुंबई दहेज में दे दिया और ब्रिटेन सम्राट ने मुंबई को 10 पाउंड लीज पर कंपनी को दे दिया। इसके बाद हम फ्रांस पे आते हैं। फ्रांस के 1664 में फ्रांस के राजा लुई 14 का मंत्री कोलबर्ट ने फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किया, जो 1668 ईस्वी में भारत में आई और उसकी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली और फ्रांसीसियों का सबसे लोकप्रिय गवर्नर डुप्ले था, जिन्होंने भारतीय उत्तराधिकारी राज्यों के मामले में जैसे कर्नाटक और हैदराबाद में हस्तक्षेप किया और इसी क्षेत्र विस्तार को लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में 3 कर्नाटक युद्ध हुए। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 में सेंट टूमे का युद्ध,
जिसमें एला सापले की संधि हुई थी। दूसरा युद्ध 1749 में आम्बेर का युद्ध हुआ था, जिसमें एक व्यक्तित्व भी उभर के आया था, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, जिन्होंने इसी आम्बेर के युद्ध में ही अर्काट के किले की घेरेबंदी बड़ी चतुराई से कर दिया था। और तीसरा युद्ध वांडीवास 1760 में, जो यह फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच का निर्णायक युद्ध था। इसमें भारत में युद्ध हुआ, लेकिन इसकी संधि पेरिस की हुई और यह निर्णायक युद्ध था, जिसमें फ्रांसीसियों को कड़ी शिकस्त मिली। फ्रांसीसियों को हारने के दो कारण थे। पहला तो फ्रांसीसी कंपनियों पे अत्यधिक सरकारी नियंत्रण और डुप्ले के जगह कांट डिलाली को हटाना, कांट डिलाली को लाना, यह सर्वाधिक भूल हुआ। दूसरी बात, ब्रिटिश नौसेना का सर्वश्रेष्ठ होना। इसके बाद हम उत्तराधिकारी राज्यों पे आएंगे, बंगाल एवं अवध पे, तो हम इसे बाद में देखेंगे।